नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 6 जून 2020 और डेली 30 कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य पर यहाँ पर जो प्रश्न हम देखेंगे उसके साथ में करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। आज ये मराठा साम्राज्य का पहला एपिसोड होगा और इसमें हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं और 10 प्रश्न आज के करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन डेली हम करते हैं, आज भी करेंगे। इसके अलावा अपना एक कार्यक्रम और है जिसे आप देख सकते हैं, जो मॉर्निंग में आपको मिलता है। और वो जो कार्यक्रम है उसमें एक टॉपिक उठाकर उस पे करंट अफेयर के प्रश्नों, करंट अफेयर या जैसा भी मुद्दा होता है उस पे प्रश्नों को ट्रेडिशनल सही डिस्कस किया जाता है। छोटे वीडियो होते हैं, 5 से 6 मिनट के, 8-10 प्रश्न उसमें होते हैं। जैसा टॉपिक होगा ऐसे होते रहेंगे। तो ये हमको डिस्कस करना इसलिए पड़ा क्योंकि कई लोग आप में से ही हमसे कह रहे थे कि ऐसे क्लास की ज़रूरत है जो तत्कालिक मुद्दे हों और जो करंट अफेयर में एक दो प्रश्नों से ही छूट जाते हैं वहां पर ज़्यादा प्रश्न डिस्कस किया जाए। तो आप लोगों के मैसेज, आप लोगों का प्यार, ये सब करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एशियाई महिला AFC कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो AFC है, AFC का फुल फॉर्म है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा जो एशियाई महिला कप होता है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। 2022 का ये आयोजन है और इसकी मेजबानी भारत करेगा और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये इसकी मेजबानी करने जा रहा है 2022 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह फैसला लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में वन भूमि को बढ़ाने के लिए नगर वन नामक एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसके तहत वहां पे पौधों को रोपित किया जाएगा। इस बार का जो पर्यावरण दिवस था उसकी थीम बड़ा चर्चा में और विवाद का विषय बनी हुई है। कल जो ये प्रश्न हमने डिस्कस किया था उसमें हमने आपको बताया था कि इसकी दो थीम मिल रही है, टाइम फॉर नेचर और सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। कुछ सोर्स में पहले ये टाइम फॉर नेचर था, बाद में उसको चेंज करके बायोडाइवर्सिटी कर दिया गया। कहीं पे सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी लिखा है, कहीं पे केवल बायोडाइवर्सिटी लिखा है। द हिंदू ने भी उसको चेंज किया। ऐसे में मैंने आपसे कहा कि ये दोनों की दोनों थीमें आप याद रखिए, जो भी पूछी जाएगी आप टिक कर दीजिएगा। अभी भी कई जगह ये दोनों थीमें मिल रही हैं, दोनों थीम्स अलग अलग जगहों पे मिल रही हैं। डेली हम आप मिलते हैं, जब भी ये कंफर्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। फिर आप इसको आप ध्यान रखिए। और अभी एक क्लिप मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें DD न्यूज की वो क्लिप है और उसमें साथ में ऐसे बोला गया, बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर, बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर, यानी कि ये दोनों को मिला दिया गया। अब ऐसे में क्या समझा जाए? खैर, जब ये कंफर्म हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी GAVI का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया जा रहा है? अभी हाल ही में इसकी एक बैठक हुई है, वर्चुअल मीटिंग आजकल चल रही है। ये बैठक यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में हुई है और गावी इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसी के नेतृत्व में किया जा रहा है। भारत ने अभी 15 अरब डॉलर रुपये, इसमें 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें देने का संकल्प लिया। और ये जो पैसा होगा वो किस में लगेगा? हमारे यहाँ जो इंद्रधनुष मिशन चल रहा है ना, वो इसी परियोजना के तहत चल रहा है। और ये जो जितनी भी वैक्सीन बनती हैं उस पर वर्क करता है विश्व स्तर पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंबरनाया नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? अंबरनाया नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी रूस ने घोषणा की कि इस नदी के सतह पर लाल रंग दिख रहा था और लाल रंग दिखने का मुख्य कारण बताया कि यहाँ पर तेल का उत्खनन अधिक मात्रा में हुआ है और तेल का अधिक उत्खनन होने के कारण ये चर्चा में आई है। और ये नदी कहाँ बहती है ये भी आपको यही तो जानना है, ये प्रश्न है। तो ये साइबेरियाई क्षेत्र जो है वहां पर बहती है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड 19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया? कोविड 19 प्रबंधन सूचकांक जो है, मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसमें यह देखा गया कि किस राज्य में कोविड 19 यानी कि कोरोना के फैलने की दर कम थी और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ राजस्थान को। जहां हर अन्य राज्यों में 12 दिन में केस डबल हो जा रहे थे, वहीं इसमें 18 डेज में डबल हो रहे थे। कहां पर? राजस्थान में, इसलिए इसको प्रथम स्थान दिया गया।
ऐसे प्रबंधन अन्य राज्यों को भी अपनाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है ये 6 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक प्रश्न यहां पर और बन रहा है कि ये फैसला कब लिया गया था, किसके द्वारा ये फैसला लिया गया था और कब लिया गया था कि 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है यूनेस्को, और यूनेस्को ने ही ये फैसला लिया था 6 जून को मनाए जाने का। तो 2010 में ये फैसला लिया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे ये रूसी भाषा दिवस है, ठीक इसी तरह अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं। ऐसे एक चीनी दिवस मनाया जाता है चीनी भाषा का, तो चीनी वाला जो मनाया जाता है वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंच मनाया जाता है, और फ्रेंच जो दिवस मनाया जाता है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और चीनी दिवस मनाया जाता है, चीनी 20 को हो गया। और अंग्रेजी मनाया जाता है 23 अप्रैल को। जो अंग्रेजी दिवस है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और अरबी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अरबी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया गया है? ये जो कार्यक्रम है ये क्या है, ये भी प्रश्न अगला यहां पर सेट किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ आवास एवं शहरी मंत्रालय मिलकर मना रहा है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है ये किस लिए है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। देश भर में 4400 से अधिक शहरी स्थानीय जो निकाय हैं वहां पर साथ में 100 स्मार्ट शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है, जहां पर ये इंजीनियरिंग स्नातकों को काम करने का मौका मिलेगा। और साथ में इसका एक पोर्टल भी बनाया गया है जहां पर ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इच्छुक स्नातक इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। तो ये इसके बारे में पूरी जानकारी रही। और अगला प्रश्न है, कोहाला पनबिजली परियोजना किससे संबंधित है? तो कोहाला पनबिजली जो परियोजना है ये यहाँ पर देखिए जो पेयर्स दिए हैं इसमें सब में 2 कंट्री हैं। तो ये संबंधित है चीन और पाकिस्तान से। चीन चला रहा है, पाकिस्तान की जमीन पर चला रहा है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है उस पर चला रहा है। और ये जो परियोजना है ये चीन और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ है, और साथ में ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत क्रियान्वित की जा रही है। और इसमें जो विद्युत उत्पादन होगा थोड़ा सा वो दे देगा इसको चीन को, बाकी और पाकिस्तान को, और चीन के अपने हित होते हैं। नेपाल को भी देखिए वो कब्जे में ही अब कर रहा है, धीरे धीरे अपने दबाव में ले रहा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 20 क्वेश्चन देखते हैं आज के टॉपिक पर। किस शासक की हिंदू विरोधी नीतियों ने मराठों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन सा ऐसा शासक था? तो ये शासक कौन था? ये जो शासक थे इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये थे औरंगजेब। औरंगजेब जो शासक था मुगल शासनकाल के दौरान जो उत्तरवर्ती दौर आया उसमें महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। सामाजिक दृष्टि से समाज में वैसे तो सद्भाव व्याप्त था, लेकिन जो क्षेत्रीय एकता के निर्माण का कारण बना वो था औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी की हिंदू विरोधी नीति के कारण ये मराठों का उत्थान हुआ, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इस चीज की भी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। शिवाजी के पिता का नाम संभाजी भोसले था। पहला स्टेटमेंट यहां पर ये गलत है, क्योंकि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या था? शाहजी भोसले था। और दूसरा है इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई नहीं था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। केवल तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी ने 1446 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। पहला स्टेटमेंट है जो कि गलत है, क्योंकि 46 में नहीं जीता था। पुरंदर के किले को जीतने की डेट आपसे पूछी जाती है, ये 1648 में जीता था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है औरंगजेब ने अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा था। दूसरा स्टेटमेंट भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहां पर क्या गलत है? यहां पर गलत यह है कि अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए औरंगजेब ने नहीं भेजा था, ये भेजा था बीजापुर के शासक ने। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किस मुगल गवर्नर को शिवाजी पर नियंत्रण के लिए भेजा था? किस मुगल गवर्नर को शिवाजी पर नियंत्रण करने के लिए औरंगजेब ने भेजा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है शाइस्ता खां। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन आने वाले जो वो क्षेत्र जो वापस लेने का उसने निश्चय किया, अहमदनगरी की संधि के तहत बीजापुर को दे दिए गए थे, जो वो क्षेत्र थे, और इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा गया था। ठीक है, और बस यही प्रश्न ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंच हजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया था। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया था। तो ये संधि ही हुई थी जिसमें ये पंच हजारी और उचित जागीर इधर से और साथ में सैनिक सहायता इधर से दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिवाजी किस मुगल शासक की कैद से फरार हुए थे? किस मुगल शासक की कैद से शिवाजी फरार हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ विभिन्न एग्जामों में। और ये कैद थी औरंगजेब की। औरंगजेब की कैद से 1666 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुए, तो वहां उनके साथ औरंगजेब ने तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया, उन्हें फिर नजरबंद कर लिया था। फिर वो 1666 में ही, बहुत दिन नहीं रुके, तो 1666 ईस्वी में ही वहां से वो फरार हो पाने में सफल हुए थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने शिवाजी को, दो स्टेटमेंट हैं इसमें भी, पूरा प्रश्न ये है, तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान कुल्लुक भट्ट से अपना राज्यभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। दूसरा स्टेटमेंट यहां पर यह गलत इसलिए है क्योंकि कुल्लुक भट्ट से नहीं कराया था। किससे कराया था? गंगा भट्ट से कराया था। इनका राज्याभिषेक किसने कराया था? गंगा भट्ट ने। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, पहला सही है, इसलिए सही उत्तर केवल एक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन्ना एवं अखन्ना कौन थे? मदन्ना और अखन्ना जो थे, ये शिवाजी का जो अंतिम महत्वपूर्ण अभियान था 1677 ईस्वी में, कर्नाटक अभियान था। और इस अभियान का जो उद्देश्य था बीजापुर के आदिल शाही राज्य पर अधिकार करना। इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के दो ब्राह्मण मंत्री थे, मदन्ना और अखन्ना, उनकी क्या की थी? मदद ली थी। उन्हीं के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि की थी। तो गोलकुंडा के ये दो ब्राह्मण मंत्री थे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1689 ईस्वी को हुई। क्या शिवाजी की मृत्यु इस डेट में हुई थी? 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। 12 अप्रैल की तिथि तो बिल्कुल सही है, लेकिन याद कर लीजिए ये 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। शिवाजी के समय अष्टप्रधान 8 विद्वानों का समूह था। यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 8 विद्वानों का यह समूह नहीं था, ये 8 मंत्रियों का समूह था। ये क्या थे? मंत्री थे। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ना पहला सही है ना दूसरा। अगला प्रश्न, शिवाजी के समय विदेशी मामलों की देखरेख कौन करता था? जो विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सुमंत। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अष्टप्रधान जो मंत्रियों का समूह था उसमें अलग अलग पद के लिए अलग लोग जाने जाते थे। जैसे उसमें पेशवा थे जो प्रधानमंत्री होते थे, ऐसे ही अन्य विभाग थे। तो उसमें एक था सुमंत जो विदेशी मामलों, जैसे विदेश मंत्रालय जिसके पास था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। शिवाजी का साम्राज्य 4 भागों में बटा था। क्या 4 भागों में शिवाजी का साम्राज्य बटा था? यह गलत है। शिवाजी का जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बटा था। शिवाजी का साम्राज्य 3 भागों में बटा था। एक था उसमें उत्तरी प्रांत, एक था दक्षिणी प्रांत, और उत्तरी और दक्षिणी प्रांत के साथ में एक था दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। तो पहला गलत है। शिवाजी के क्षेत्र को स्वराज भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। स्वराज शब्द जो है वो शिवाजी के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी की नियमित सेना बरगीर कहलाती थी।
बरगीर शब्द अगर आप सुनिए तो शिवाजी की सेना के लिए, जो नियमित सेना थी उसके लिए प्रयुक्त किया जाता था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, क्या सही है ये? अब ये जो पहला स्टेटमेंट है कि शिवाजी की जो सेना है वो बरगीर कहलाती थी, इसको थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से पढ़िए। दो चीजें और हैं इसमें। शिवाजी की अश्वारोही सेना दो भागों में विभक्त थी, बरगी और सिलहदार, ये तो बिल्कुल सही है। और बरगी जो थे वो स्थानीय सैनिक थे और उन्हें शस्त्र और अस्त्र तथा वेतन राज्य की ओर से मिलता था। ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये जो पहला स्टेटमेंट है, यहां पर देखिए, एक मिनट, ये जो सेना होती थी नियमित सेना, उसको क्या कहते थे? पागा। क्या कहते थे? पागा। बरगीर नहीं कहलाती थी, है ना। ये बरगी, ये वाला शब्द है कि शिवाजी की जो अश्वारोही सेना थी वो दो भागों में बटी थी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है, दूसरा तीसरा सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के समय चौथ मालगुजारी के एक चौथाई भाग के बराबर होता था। पहला स्टेटमेंट है, क्या चौथ मालगुजारी के एक चौथाई भाग के बराबर होता था? बिल्कुल सही है ये। इसका चौथ नाम ही था तो एक चौथाई भाग के बराबर होता था। शिवाजी के समय अन्नाजी दत्तो ने 1679 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया था। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवाजी के समय में मराठा साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण किसने कराया था? तो अन्नाजी दत्तो थे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, शिवाजी के समय देशमुखी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जो कि गलत है। शिवाजी के समय देशमुखी प्रथा को समाप्त नहीं किया गया था। दूसरा है, शिवाजी के समय राजस्व नगद वसूल किया जाता था, यह भी गलत है। शिवाजी के समय देशमुखी प्रथा को समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन एक चीज की गई थी, जो मिरासदार थे, मिरासदार होते थे, वंशानुगत स्वामित्व वाले जो जमींदार होते थे उनको कहते थे मिरासदार। क्या थे? मिरासदार। तो ये वंशानुगत स्वामित्व वाले जो जमींदार होते थे उनको मिरासदार कहते थे। तो मिरासदारों पर नजर रखे जाने लगी थी, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, शिवाजी के समय राजस्व नगद वसूल किया जाता था। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगद फसल दोनों रूपों में ये वसूल किया जाता था, तो केवल नगद नहीं किया जाता था, नगद और फसल दोनों रूपों में किया जाता था। लेकिन शिवाजी के समय अगर कहा जाए राजस्व नगद वसूल किया जाता था, अगर केवल शब्द नहीं लगा है तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर यहां पर केवल शब्द लगा होगा तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ा करिए प्रश्नों को। अगला प्रश्न, किस मराठा शासक ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण प्रदान की थी? कौन सा ये मराठा शासक था जिसने संभाजी को विद्रोही पुत्र, सॉरी संभाजी नहीं, ये अगला प्रश्न है, ये विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय, किसका? औरंगजेब का, उसको शरण प्रदान की थी। तो ये था संभाजी। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण प्रदान कर दी थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने संभाजी को मृत्युदंड दिया था? कौन सा मुगल शासक था जिसने संभाजी को मृत्युदंड दे दिया? क्योंकि उसने विद्रोही पुत्र को शरण प्रदान की थी, इसी कारण से मृत्युदंड दिया था। किसने? औरंगजेब ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधानों में कौन सा पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? कौन सा पद था जो सबसे महत्वपूर्ण था? और मैंने अभी बताया था डिस्कशन के दौरान कि प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, और प्रधानमंत्री आज भी महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अष्टप्रधान ये 8 मंत्रियों का समूह था, शासन से जुड़े अलग अलग कार्यों का जिम्मा इनके ऊपर था, जिसमें पेशवा बहुत महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। साहू के शासनकाल में मराठा परिसंघ की स्थापना हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। मराठा परिसंघ की स्थापना किसके शासनकाल में? साहू के शासनकाल में हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत बना दिया था। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और यह अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया था, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। और अंतिम प्रश्न है आज का कि मराठा प्रशासन में पूना में स्थित सचिवालय का नाम क्या था? पूना में जो सचिवालय स्थित था वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम था हजूर दफ्तर। क्या नाम था? हजूर दफ्तर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
और इस दफ्तर में अनेक विभाग थे, इसके उप विभाग थे, और यहाँ विभिन्न प्रकार के व्ययों को एक निश्चित वर्णानुक्रम में सारणी में संचित किया जाता था। ठीक है। आज मेरे गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, थोड़ा सा कम मजा हो सकता है आपको आया हो, लेकिन काम भर की चीज़ें हो गई हैं। कल आपका टेस्ट है। जो लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको सिंपल सा मैं प्रोसेस बताता हूँ। upsctarget.com, UPPSC मैं लिख रहा हूँ, UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और टारगेट यहाँ पर लगा दीजिए, target.com। ये अपने क्रोम ब्राउज़र में आप लिखिए और इंटर करिए, और वहाँ पर जैसे ही आप ऊपर पहुँचेंगे फ्रंट पेज पे, तो आपको एक डेली 30 वीकली टेस्ट का सेगमेंट दिखाई देगा। उसको ओपन करिए। 8 बजे कल रात में शाम को 8 PM पर ये टेस्ट होता है। 8 PM पे क्लास भी होती है, 8 PM पे टेस्ट होता है। उसमें पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से तैयारी करिए आप, ठीक है ना। और बाकी अन्य कोर्सों के बारे में भी वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। VO, RO, ARO और UPPCS की टेस्ट सीरीज भी वहाँ आप देख सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6307281212। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करिए और जानकारी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो कल का टेस्ट जो है उसके लिए ऑल द बेस्ट। मॉर्निंग की क्लास भी आप लोग देखा करिए और जीके के प्रश्न उससे तैयार होते रहेंगे। बाकी धीरे धीरे अब मैंने आपको जो सरप्राइज बोला था वो मैं दे रहा हूँ, आगे भी कुछ सरप्राइज हैं जल्दी आपके लिए वो होंगी। थैंक यू वेरी मच।